हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर था क्लास 11 का हम लोग भूगोल देख रहे हैं। तो क्या क्लास 11 का जो भूगोल है आपका, इसमें 3 बुक हैं जिसमें हमने अभी फर्स्ट बुक स्टार्ट करी है। इसमें आपका भारतीय भूगोल आएगा पूरा, ठीक है। भारतीय भूगोल और इसमें एनवायरमेंट भूगोल भी आपका मिक्स है, ठीक है। तो इसको आगे देखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए। और संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान चैप्टर आपका बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 5 पार्ट में कवर किया है, यानी 4 पार्ट में इसके अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसको जाके आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। और आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, और आज लास्ट तो हम जाएंगे 3rd चैप्टर पे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका नदियों के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसको इधर से देखेंगे। कहाँ से था, थोड़ा सा बचा था आपका, कितना था, तटीय मैदान। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोस्टल प्लेन। कैसे, कोस्टल प्लेन, तट को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया, ठीक है। तो वही हो जाएंगे आपके मैदान, यानी तटीय मैदान। आगे देखिए, क्या आप पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत की तटरेखा बहुत लंबी है, बिल्कुल लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर, देखिए तटीय मैदान यानी इस प्रकार से जो समुद्र से मैदान लगता है ये पूरा, यानी ये जो तट है जो समुद्र से लगता है, इसी के मैदान को, इसी के आसपास के मैदान को हम क्या कहेंगे, इसी के आसपास का ये जो मैदान है इसको क्या कहेंगे, तटीय मैदान। तो वही चीज बता रहा है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतियां प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांट दिया इन्होंने, क्या किया, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान बोल दिया, एक को बोल दिया पूर्वीय तटीय मैदान। समझिए इसको, इस प्रकार से रहा हमारी कुल्फी, इसको बोलेंगे पूर्वी, इसको कहेंगे पश्चिम, ठीक है। तो कुल्फी के पूर्वी भाग को क्या कह दिया, पूर्वीय तटीय मैदान। यहाँ यानी यहाँ पे जो एरिया होगा तट के आसपास उसको हम कहेंगे पूर्वीय तटीय मैदान, और ये पश्चिम तट के आसपास जो एरिया होगा इसको कहेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। तो जो पश्चिम में अगर हम देखते हैं इस प्रकार से, अगर हम इस साइड का मैदान देखते हैं तो बोल रखा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपके जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। यानी जो इधर का जो जमीन है, जो तट के बगल का जो जमीन है वो कैसा है, जलमग्न है, यानी थोड़ा जल में डूबा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर आपका द्वारका जो है, द्वारका आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। आपके जो 4 धाम होते हैं उसमें आपका द्वारका आता है, पश्चिमी धाम जो आपका होता है उसमें द्वारका आता है। द्वारका आपका गुजरात में है, ठीक है। तो यानी ये आपका कैसा स्थल है, पूजा पाठ वाला स्थल है, पौराणिक शहर है आपका द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था। यानी जो एक समय पे ये ऐसा था कि क्या था कि इसका पश्चिमी तट में जो द्वारका आपका शहर था, एक समय पर ये पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित है, यानी पूरी भूमि पर स्थित था। अब आज क्या है कि अब पानी में डूब चुका है, शहर कैसा है, अब थोड़ा बहुत पानी में डूब चुका है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, अभी डूबता जा रहा है। देखिए क्या है, कि ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा इस प्रकार से, और ये रहा आपका तटीय मैदान, ठीक है। अगर ये आपका तटीय मैदान है, ठीक है, और ये जल आपका इधर पे भरा हुआ है इस प्रकार से, रहा आपका समुद्र का जल, और ये थोड़ा सा और ऊपर को आ जाएगा जल, तो क्या होगा, और थोड़ी सी जमीन हमारा तट डूब जाएगा, फिर जो मैदान है वो सकरा बचेगा। तो वही चीज बता रहा है कि अब जो है पानी में डूब चुका है, जलमग्न होने के कारण क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी हमारे तट है वो मैदान जो है एकदम संकीर्ण, यानी वो पट्टी जो हम मानते हैं कि हमारा तटीय मैदान है पूर्व पश्चिम का, वो पतला होता जा रहा है, यानी संकीर्ण हो रहा है। तो वो पट्टी जो हमारी हल्की सी संकीर्ण हो चुकी है, और पतनों तथा बंदरगाहों का विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो बंदरगाह आपके पोर्ट क्या होता है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है, जहाजों के द्वारा व्यापार किया जाता है, ठीक है, समुद्र से व्यापार किया जाता है दूसरे देशों में, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम क्या कहेंगे, कहाँ से व्यापार होगा, वो पत्तनों के द्वारा होगा, पोर्ट के द्वारा होगा, उसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, PORT आपके पोर्ट होते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। गुजरात में पोर्ट आपको कहाँ कहाँ पोर्ट मिलेंगे, जितने भी राज्य तटीय मैदान, वो तटीय क्षेत्र में, यानी जितने भी राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है वहाँ पे हर जगह आपको एक पोर्ट मिलेगा अच्छा खासा। चलिए इसको आगे देखते हैं। विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक है, कैसा है कि इसका जो विकास, मतलब पोर्ट बंदरगाह का विकास कहाँ पे होगा, पतन कहाँ पे बनेंगे, आपके तटीय मैदान पर ही बनेंगे। तो वही चीज बता रखा है कि जो तटीय क्षेत्र है वो पतन एवं बंदरगाह को क्या करता है, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, यानी प्रकृति से ही हमें मिल जाता है, हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया बंदरगाह। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कौन कौन से हैं आपके, तो देखिए कांडला मिल जाएगा आपको, मझगांव मिल जाएगा, JLN नाबाहा सेवा मिल जाएगा, नाबाहा सेवा इसको मैं समझाऊंगी, मरमागांव मिल जाएगा, मैंगलोर कोचीन मिल जाएगा। तो देखिए क्या है आपके कि इधर को आप थोड़ा समझिए इसको, अब क्या है। तो अब इन पोर्ट की स्थिति देखते हैं कि कौन सा पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर आप कांडला पोर्ट की बात करते हैं तो कांडला पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो कांडला पोर्ट हमें गुजरात में मिल जाता है। और इस कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। इसको याद रखिएगा कि इसका नाम दीनदयाल जी के नाम पर रख दिया गया है। तो इस कांडला पोर्ट का नाम जो है आपका कच्छ का रन है आपका। ठीक है, कच्छ की खाड़ी है आपके उधर पर, खंबात की खाड़ी, वहीं के आसपास मैं अभी आपकी लोकेशन बताऊंगी इसकी, कांडला पोर्ट पूर्णतः कहाँ स्थित है, तो वहीं के आसपास आपको कांडला पोर्ट मिलेगा और इसका नाम जो है दीनदयाल पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके दोनों नाम है, कांडला और दीनदयाल पोर्ट। कहाँ मिलेगा, गुजरात में। अब हम बात करेंगे मझगांव पोर्ट। तो मझगांव पोर्ट जो है आपको मुंबई में मिलेगा। JNL नवाहा सेवा, कौन सा, नवाहा सेवा। तो इसमें नवाहा सेवा से मतलब है नया सेवा पोर्ट, यानी इसकी जो सेवाएं हैं वो कैसी हैं, तो वो इसकी आधुनिक सेवाएं हैं। ठीक है, मतलब आज की जो सेवाएं मिलती हैं इस वाले पे, कौन सा, JNL, इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यानी ये मुंबई वाला पोर्ट जो है आपका, जो आपका महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह है, बहुत बड़ा पोर्ट है आपका। ठीक है, ये सारे हमारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से JNL यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण बाद में हुआ, यानी आधुनिक काल में, यानी इसी समय पे हुआ। तो अब इसको क्या बोला जाने लगा, इसको नवाहा सेवा। पूछा जाता है कि नवाहा सेवा पोर्ट किसको बोला जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और ऐसा ही बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो किस पोर्ट की सहायता के लिए बनवाया गया था, बनवाया गया है, तो वो मुंबई। या फिर ऐसा भी बोलता है कि मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए कौन सा पोर्ट बनवाया गया, किस पोर्ट का निर्माण हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से चीजें आपको जोड़ के रखनी है। अब आगे देखिए मरमागांव, कौन सा, मरमागांव गोवा, मरमागांव गोवा, इस प्रकार से आप इसको नाम रख सकते हैं। इसका मरमागांव गोवा में स्थित है, इसमें गा है और उसमें भी गोआ। ठीक है, इसमें देखिए आप इसका पीछे का शब्द मिलाएंगे, मरमा छोड़ के गांव कर देंगे तो इसकी ओ की मात्रा गोवा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गोवा मतलब एक जैसे नेम है, मरमागांव गोवा। तो मरमागांव आपको कहाँ मिलेगा, मरमागांव पोर्ट कहाँ है आपका, तो गोवा में मिल जाएगा। मैंगलोर शहर भी है, किस राज्य का है, तो वो कर्नाटक राज्य का है। तो इसका नाम मैंगलोर नहीं है, बल्कि इसका पोर्ट का नाम न्यू मैंगलोर है। कौन सा, न्यू मैंगलोर। तो कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में। कोचीन कहाँ मिल जाएगा आपको, बताइए, कोचीन शहर आपको कहाँ मिलता है, तो केरल में मिलता है। तो केरल में ही आपको कोचीन पोर्ट मिल जाएगा। इतने हो गए, ये हमारे जो पूरे बताए हैं पश्चिम तट के पोर्ट बता दिए। कौन कौन से, सारे जो बताए पश्चिमी तट के हैं। ठीक है, उत्तर में गुजरात तट से, अब आपको गुजरात सबसे पहले मिलेगा, इस साइड गुजरात मिलेगा अगर आप इंडिया में देखेंगे तो। ठीक है, तो वही बता रखा है कि उत्तर में गुजरात तट से केरल, दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। अभी तो हमने पोर्ट बता दिए, अब इस मैदान को भी विभाजित कर दिया गया है कि किस मैदान का कहाँ तक क्या नाम रखा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से, तो गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, तो गुजरात का जो तट है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट है। और महाराष्ट्र का कोंकण तट और एक गोवा तक है आपका, कर्नाटक तथा केरल का कौन सा, मालाबार। तो देखिए 1 मिनट के लिए जब हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए 1 मिनट के लिए इधर पर मैं गुजरात बनाने की कोशिश करूं, थोड़ा बहुत बन जाए तो इस प्रकार से कुछ आपका इंडिया बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कुछ इंडिया बनेगा और इधर से इस साइड का बन जाएगा। ठीक है, इस साइड वाला गलत हो गया, कोई नहीं, अभी आप देख लीजिए, मैं इसका कलर चेंज करके देखिए। इधर पे ये हमारा जैसे गुजरात बनता है तो इधर से हमारा तट क्या है,
है, समुद्र में मिलता है। तो इधर से अगर हम देखते हैं इधर से इधर तक आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको दमन और दीव, ठीक है। क्या मिलेगा, आपकी यूनियन टेरिटरीज हमें मिलेगी दमन और दीव। तो कच्छ का रण इस क्षेत्र को बोला जाता है। और ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी, क्योंकि ये खाड़ी जो है आपकी तीन तरफ से पानी का भाग स्थल से घिरा हुआ है, उसको हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला जो भाग है, ये वाला भाग भी आपका एक साइड, दो साइड, तीन साइड से स्थल से घिर रहा है पानी का, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, खाड़ी। तो होती है आपकी खंबात की खाड़ी, इस मतलब इसको याद रखना, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो आपका है, 1 मिनट के लिए इसका भी मैं कलर चेंज करके बताऊं, तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये हमारा पेनिनसुलर एरिया, तो हो जाता है आपका काठियावाड़ पेनिनसुलर, यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो इसको हम क्या कहते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। अगर एग्जाम में पूछे कि काठियावाड़ प्रायद्वीप आपका किस स्टेट में मिलता है, या फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप किस देश में मिलता है, तो आप बताइएगा गुजरात में, भारत में, तो काठियावाड़, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, इसको ही हम काठियावाड़ का मैदान नाम रख देते हैं। यानी इस इधर से इधर के तट की अगर बात करें तो ये हो गया आपका काठियावाड़ का मैदान। अब बात करेंगे हम दमन और दीव की हो गई। अब दमन और दीव से अगर हम न्यू मैंगलोर यानी बेंगलोर तक जाते हैं, इधर आपको मिलेगा आपको न्यू मैंगलोर, ठीक है। गोवा आपको इधर बीच में मिलेगा, तो न्यू मैंगलोर आपको मिलेगा, न्यू मैंगलोर आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो दमन द्वीप से न्यू मैंगलोर के तट तक को हम क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका कोंकण तट। क्या होता है आपका, कोंकण तट। तो वही बता रखा है कि महाराष्ट्र का कोंकण तट, ठीक है, गोवा तक है। और इसके बाद देखिए गोवा तक नहीं है, मतलब इसको और भी न्यू मैंगलोर आपका तट है, ये कर्नाटक तट भी आपका इसी में आ जाएगा। कर्नाटक तट मतलब कर्नाटक के शहर के नाम से ही कर्नाटक राज्य के नाम से ही कर्नाटक तट का नाम इधर पर रख दिया गया है। अब हम बात करें कि न्यू मैंगलोर से नीचे कन्याकुमारी तक, तो कौन सा तट मिलेगा आपको, मालाबार। तो देखिए इसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे इसमें बता रखा है कि मालाबार में केरल और कर्नाटक का आपका हिस्सा आ जाएगा, कुछ कर्नाटक का और केरल का आपका पूरा हिस्सा, क्योंकि कन्याकुमारी आपको कहाँ मिलेगा, तो कन्याकुमारी हमें तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसका डिवीजन हो गया। अब देखिए आगे आप इसको याद कैसे करेंगे, इस प्रकार से है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे कि एक तट मैंने आपको इधर से मैंने आपको इसका काठियावाड़ तट बता दिया, इसको मैंने कोंकण तट बता दिया, इसको मैंने मालाबार तट बता दिया, 3 तट हो गए। लाइन से इसको याद करना है, कर लीजिएगा, नहीं होते हैं तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊं किस प्रकार से करेंगे। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, वो लकड़ी का काठी का घोड़ा, इस प्रकार से जो है आपकी, तो इसमें देखिए क्या है, लकड़ी की काठी का घोड़ा, वो जो आपकी उसमें पोयम बताई जाती है बच्चों को, जो कहानी सुनाई जाती है। तो देखिए काठी यानी काठियावाड़ तट, काठी, ठीक है। और काठी का घोड़ा नहीं करना, आप लोगों को करना है काठी की माला, ठीक है। इसका कलर चेंज करके देखते हैं, तो देखिए इधर पर काठी और काठी की माला इस प्रकार से बनेगी ना, बड़ी सी थोड़ी, ठीक है। तो काठी की माला बन गई, तो इधर पर आपका मालाबार तट हो गया। कौन ने पहनी, ऐसे बोलते हैं ना, किसने पहनी, तो आप बोल दीजिए कौन ने पहनी, तो कोंकण तट यानी कौन ने पहनी काठी की माला, कौन ने पहनी, ठीक है। तो काठियावाड़ तट, मालाबार तट और कोंकण तट, इस प्रकार से तीनों याद रखिएगा। माला आपकी थोड़ी लंबी चौड़ी सी होगी, छोटी सी माला होगी, गर्दन में अंदर नहीं जाएगी, तो इस प्रकार से आपकी माला कैसी रहेगी, बड़ी सी रहेगी। तो काठी की माला है और कहाँ आएगी, कहाँ तक, मालाबार तट तक। और पहनेगा कौन, तो बीच में आपकी खोपड़ी होगी, तो खोपड़ी में डाल के आपको पहना दी जाएगी गर्दन में, ठीक है। तो वही चीज है आपकी क्या है, काठी की माला किसने पहनी, यानी काठियावाड़, मालाबार और कोंकण तट। तो इस प्रकार से तीनों याद रख सकते हैं। तो हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, यानी मध्य में सक्रिय है, किसकी बात कर रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहा है, परंतु उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े हैं। तो बता रखा है ए हो गया उत्तर, ए हो गया दक्षिण। 1 मिनट, इसको अगर इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया बीच का भाग। तो वही बता रखा है कि बीच का भाग अगर आप बात करते हैं तो कोंकण कोस्ट की, कोंकण तट की बात करेंगे तो यहाँ पे सकरा है मामला, ठीक है। मामला कैसा है, सकड़ चुका है यानी सकरा है। और ऊपर की बात करेंगे उत्तर की और दक्षिण की, तो दक्षिण और उत्तर में कैसा है, मामला अच्छा सा चौड़ा है, यानी चौड़ा स्थल इधर पे आपका है। आगे देखिए इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो जो आपकी पूरब की साइड नदियां जाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। आपकी चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे यमुना, तो आपकी गंगा में ही मिल जाती है। सब नदियां आपकी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। लेकिन अगर आप पश्चिम की साइड नदियों की बात करें तो वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान, अंतःस्थलीय आपको पता क्या होता है, अंतःस्थलीय नौकायान यानी नदियों में या फिर झीलों में आप मतलब अपने देश के अंदर ही
कुछ योजना कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बताया था मैंने आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अगर आपका व्यापार कैसा हो, देश के अंदर ही अंदर होने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतर्देशीय व्यापार, ऐसे ही बोलेंगे ना। यानी देश के अंदर कोई चीज होती है तो उसको हम अंतर्देशीय बोलेंगे। देश के बाहर से अगर हम करते हैं, यानी अगर हम दूसरे देशों में अगर कुछ करते हैं व्यापार से लेके कोई भी चीज, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो वही चीज है कि अंतःस्थलीय नौकायान, यानी जो नौकायान होता है हमारे ही देश में होता है, के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कयाल की इंग्लिश याद रखिएगा, बैक वाटर्स। ठीक है, बैक वाटर, वाटर लगा है तो कुछ वाटर से ही संबंधित होगा। ठीक है, यानी इधर पानी भरा होता है, झील टाइप की होती है। ठीक है, अब इसमें आप आगे देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें बता रखा है कि अंतर्देशीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी नौकायान की एक प्रतियोगिता होती है, नाव को दौड़ाया जाता है। ठीक है, नौका दौड़ होती है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र, यानी यहाँ पे पर्यटक भी आपके बहुत आते हैं। बात किसकी कर रहा है, मालाबार तट, काठी की माला किसने पहनी, यानी केरल की बात कर रहा है। केरल में ही आपका लगभग मालाबार। ठीक है, तो ये मालाबार की बात कर रहा है, यानी आपकी केरल की बात कर रहा है। तो ये नौकायान जो है आपकी ये होती है केरल में। ठीक है, और इसमें जो इंसान जीतता है, वो जीतने के बाद उसमें हर वर्ष होती है, एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो आपकी नौकायान होती है वो कितने वर्षों में होती है, तो वो हर साल होती है। और इसमें जो इंसान जीतता है उसको दी जाती है नेहरू ट्रॉफी बल्लमकारी। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी बल्लमकारी। एग्जाम में पूछता है कि जो आपकी नेहरू ट्रॉफी बल्लमकारी है, बल्लमकारी है, वो किस खेल से संबंधित है, तो किससे है, नौका दौड़ के लिए दिया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, पुन्नामदा कयाल में, यानी जो बैक वाटर है उसमें होता है, मालाबार तट पर। तो आपको पुन्नामदा कयाल नहीं मिलता है एग्जाम में, अधिकतर आपको क्या मिलता है, तो वेम्बनाड लेक मिलती है। क्योंकि जो केरल की वेम्बनाड लेक है वो आपकी बहुत प्रसिद्ध है, वो फेमस है आपकी वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील में अधिकतर ऐसा पूछा जाता है कि जो नौका दौड़ होती है केरल में वो किस झील में होती है, तो वेम्बनाड झील में होती है। इसमें जो ट्रॉफी मिलती है उसका क्या नाम है, नेहरू ट्रॉफी है। एग्जाम में पूछता है नेहरू ट्रॉफी बल्लमकारी किस खेल से संबंधित है, तो नौका दौड़ से। हर साल होता है, कितने साल होता है, तो देखिए हर साल होता है। किस तट पर होता है, मालाबार तट पर होता है। किस राज्य में होता है, केरल। यानी एक क्वेश्चन से हम आराम से 8-10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब इसको थोड़ा आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्व तट के मैदान है वो थोड़े चौड़े हैं, उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभर चुके हैं, क्यों उभर चुके हैं भाई, यहाँ पे जो मिट्टी आती है, नदियां छोड़ती हैं, जो डेल्टा बनाते हैं उसके कारण उभर जाते हैं। ठीक है, यानी इनका जो भाग है ऊपर उठा उठा लगने लगता है हमें। तो क्या है इधर पर पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूरब के मैदान है, यानी अगर आप इधर की बात करें, जो इधर की बात करें, तो ये मैदान बता रखा है कि थोड़ा उठा हुआ है, बल्कि ढलान इसी साइड है, इसलिए नदियां इस साइड आती हैं। लेकिन मैदान इसका जो हल्का है उठ गया है, क्यों, क्योंकि नदियों ने मिट्टी जमा दी है। नदियां तो मिट्टी जमा देती हैं तभी तो वो जाके समुद्र में गिरती हैं। जो भी कुछ लिए रहती हैं सब मोह माया छोड़ के समुद्र में जाती हैं। सब मतलब स्वर्ग प्राप्त कहाँ पे होता है, बिल्कुल मोह माया छोड़ के ही स्वर्ग में जाएंगी। चलिए आगे देखिएगा इधर पे क्या है, और इधर पे पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। क्या करती हैं, लंबे चौड़े डेल्टा बना देती हैं। कौन सी, जो पूरब की ओर, यानी जो बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी अगर आप बात करें तो ये रहा हमारा कुल्फी, ये रही हमारी महानदी, ये रही गोदावरी, ये रही महानदी गोदावरी कृष्णा, और ये रही कावेरी। अगर ये नदियां इस साइड जाती हैं तो यहाँ पे डेल्टा बनाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि सुंदरबन का डेल्टा किस प्रकार से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके ही मेघना के नाम से जानी जाती हैं, और जाके वो समुद्र में गिरती हैं, तो वहीं पर वो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा मैंग्रोव वन का, तो सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी का डेल्टा सम्मिलित है, मैंने आपको बता दिया है। बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है, यानी यहाँ की पतन जो है यहाँ पे मतलब कम बन पाती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी जम जाती है, और इतनी ज्यादा मिट्टी जम जाती है कि रोज रोज इंसान कहाँ तक निकालेगा, रोज उस मिट्टी को निकालो, नहीं तो फिर आपके जो बड़े बड़े जहाज हैं वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो चीज आपकी प्रॉब्लम देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बता रखा है कि पोताश्रय और पतन कम है, तो आपके पतन और पोताश्रय
क्रय पोर्ट होते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर है, यानी यहाँ का जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोतासरों का विकास मुश्किल है। कैसा है? यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन पूर्वी तट के आपको कुछ महत्वपूर्ण पतन है जिसके मैं आपको नाम बताऊंगी। तो देखिए आपको याद रखना है इसके नाम। तो इसका फर्स्ट नाम आपका जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोलकाता पोर्ट और कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट यानी कोलकाता पोर्ट कहाँ पे मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और जब ये पोर्ट जो है आपका, इससे बहुत ज्यादा व्यापार होता था जापान के साथ में, चीन के साथ में। ठीक है, अच्छा खासा व्यापार होता है इससे कोलकाता पोर्ट से, और इस शुरू से मतलब सदियों से हमारे इतिहास से ही चला आया है। जैसे कि आपको पता है कि पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता को ही बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता था, इसलिए जो टैक्स की वसूली होती थी यहाँ पे अच्छी खासी वसूली होती थी। और यहाँ पे व्यापार का माल जो व्यापार होता था दूसरे देशों से, तो यहाँ पे लोगों को श्रम मिल जाता था, तो लोग बाग यहाँ पे घनी जनसंख्या में रहते थे। और घनी जनसंख्या में इसलिए भी रहते थे क्योंकि यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती थी, खेती पाती भी अच्छी, आपके मैदान मिल जाते थे, नदियों का पानी भी मिल जाता था, यानी हर सुविधा यहाँ पे थी। इसलिए कोलकाता पोर्ट आपका बहुत पुराना पोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। अब भीड़ होने लगी तो क्या किया जाएगा बताइए? अब एक आप कुछ काम करते हैं, अगर आप अकेले काम करते हैं, आप पे हैंडल नहीं होता है तो क्या करेंगे? आप दूसरे लोगों को लगाएंगे, एक इंसान को और काम पे लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम मिलने लगा आपको, बहुत आपका हैंडल नहीं होता है, तो आप एक इंसान को और रख लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि जो ये आपका कलकत्ता पोर्ट था, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ मचने लगी और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है बिजनेस चलने लगा, व्यापार चलने लगा। तो यहाँ पे एक और पोर्ट का विकास किया गया, उस पोर्ट का नाम है हल्दिया पोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका बना था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ बना था? तो देखिए मुंबई में बना था। और मुंबई में क्यों बना था? महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र बोलेंगे इसको। तो मुंबई में मुंबई पोर्ट आपका जो है बहुत ज्यादा पोर्ट बड़ा है आपका। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो जिसके कारण क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया और ये आपका आधुनिक पोर्ट है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ? हल्दिया जो आपका कलकत्ता पोर्ट पे, इस पर बहुत ज्यादा भीड़ मचने लगी, उसी के कारण इसको क्या किया गया? हल्दिया पोर्ट का निर्माण करवाया गया। तो ये रहा आपका कौन सा पोर्ट? तो बन गया आपका हल्दिया पोर्ट। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जितने भी, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जितने भी मैंने अभी आपको पूरे पोर्ट नहीं बताए हैं, लेकिन हमने पश्चिमी पोर्ट पढ़े हैं, पूर्वी आपके रह गए, लेकिन इसमें जो फैक्ट इंपोर्टेंट है आपका कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपका हल्दिया और कोलकाता पोर्ट हैं, जो आपके नदीय पोर्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी आपके समुद्री पोर्ट हैं, लेकिन हल्दिया और कोलकाता पोर्ट आपके हुगली नदी पे बने हैं। ठीक है, हुगली सुगली नदी आपकी कहाँ मिलेगी? तो वो आपको कलकत्ता में मिलेगी। ठीक है, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में मिलेगी। तो वेस्ट बंगाल में मिलेगी। तो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट आपके नदी पोर्ट है, याद रखिएगा, ये समुद्री पोर्ट नहीं है बल्कि नदी पोर्ट है। क्योंकि समुद्री पोर्ट बताइए आपको, समुद्री पोर्ट क्या है कि जो आपका कलकत्ता का जो इधर पे समुद्र वाला भाग जुड़ता है, जो समुद्र सीमा शहर होती है, वहां पे तो आपका सुंदरवन डेल्टा है, बहुत बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है मैंग्रोव वन के मामले में। और कैसा है? दलदल होता है। ठीक है, यहाँ पे दलदली जमीन होती है, यहाँ पे आप पोर्ट का निर्माण नहीं कर सकते कि वहां पे जहाज रुक जाए, आप लोग रहने लगे, वहां पे तो कोई रहता भी नहीं है, दलदली जमीन है। ठीक है, इतनी दलदली जमीन रहती है कि उसमें क्या होती है कि वहां पे जो आपके पेड़ पौधे, मान लीजिए इस प्रकार से आपका पेड़ हो भी गया उधर पे, और इतनी दलदली जमीन होती है कि उसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ की, उनको जड़ों को क्या होता है, वो जड़ सांसें भी नहीं ले पाती ठीक से, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, दलदली जमीन होने के कारण, वो जो आपकी जो इसकी जड़ें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की साइड जड़ें निकलेंगी इस प्रकार से। अब इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं तो इनको कहते हैं हम न्यू मेटाफर। क्या कहते हैं इसको? न्यू मेटाफर के नाम से इसको जानते हैं, पूछ लेता है एग्जाम में, जो न्यू मेटाफर है किससे संबंधित है? तो बताइएगा कि ये जो जड़ें निकलती हैं, ठीक है, इनको न्यू मेटाफर कहते हैं। और बताइए अभी जड़ें इस प्रकार से निकली हैं, अब कोई नुकीली चीज पे आपको बिठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो इधर पर कोई जा तो सकता नहीं है, उधर पर चल तो सकता नहीं है इंसान, ऊपर से दलदली जमीन है, धंस जाएगा, तो उधर पर कोई पोर्ट तो बन नहीं सकता। तो जो मुंबई और कोलकाता पोर्ट है आपके, सॉरी हल्दिया और कोलकाता पोर्ट हैं जो आपके, वो कहाँ पे बनाए गए? तो हुगली नदी पर बनाए गए, यानी नदी पोर्ट हैं। अब दूसरी बात सुनिएगा, और पोर्ट हैं आपके, अगर हम बात करें तो पूरब के आपके और पोर्ट हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके पूरब के और पोर्ट। तो दूसरा में मिलेगा पारादीप पोर्ट। कौन सा मिलेगा? पारादीप पोर्ट। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में, नाम याद रखिएगा, पारादीप उड़ीसा में मिलेगा। विशाखापट्टनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? विशाखापट्टनम शहर के नाम पे ही आंध्र प्रदेश में। ऐसा बोला जाता है कि आजादी के बाद जो प्रथम पोर्ट, यानी जो फर्स्ट पोर्ट स्थापित किया गया था,
वो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट ही स्थापित किया गया था आजादी के बाद 1947 के बाद, और इसका जो उद्घाटन किया था वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा विशाखापट्टनम का। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेन्नई पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, चेन्नई में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और चेन्नई के बाद आपको तूतीकोरम भी तमिलनाडु में मिलता है। तो चेन्नई और तूतीकोरम नाम याद रखिएगा। शहर के नाम पे अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जो अलग से नाम होते हैं वो आपके पोर्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तूतीकोरन, तो तूतीकोरन आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और ये आपका तूतीकोरन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेन्नई पोर्ट की। जैसे तो जो आपका चेन्नई पोर्ट है पूर्वी तट का सबसे बड़ा पोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल इंडिया बात करें तो मुंबई, ठीक है, अगर पश्चिमी तट की बात करें तब भी मुंबई, लेकिन अगर पूर्वी तट की बात हम कर लें तो कौन सा हो जाएगा आपका, चेन्नई का पोर्ट हो जाएगा। अब कौन सा बचा है आपका, तूतीकोरन भी मैंने आपको बता दिया, विशाखापट्टनम भी बता दिया, और मैंने आपको कोचीन भी बता दिया, कोचीन आपको केरल में मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे द्वीप समूह की, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम बात करेंगे द्वीप समूह की। जब हम द्वीप समूह की बात करेंगे तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि आइलैंड होते हैं, और आइलैंड क्या होता है, कोई स्थल का भाग जब तीनों चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ये रहा हमारा स्थल का भाग, ये रही हमारी लैंड, ठीक है, यानी ये जमीन हो गई, और जमीन हो गई, और इसके चारों तरफ से क्या हुआ, इसके चारों तरफ से हमने पानी भर दिया, रेड रेड पानी भर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस जमीन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम द्वीप। ठीक है, और जब समूह हो जाए, इनका बहुत सारे हो जाए, 1 2 4 5 6 मतलब काफी हो जाए, 200 400, तो उसको क्या कहेंगे हम, द्वीप समूह, मतलब ग्रुप हो गया पूरा द्वीपों का। तो चलिए आगे देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, आपको भी जानकारी होगी, एक तो आपका बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, और दूसरा आपको अरब सागर में मिलेगा। अगर आप बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा, तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में कौन सा मिलता है, तो बंगाल की खाड़ी में हमें मिल जाता है अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह। और अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की, अगर हम बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर में आपको मिलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, कौन से, लक्षद्वीप। अब इनमें बहुत अंतर है, देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कितने हैं, लगभग इसमें से 572 हैं, यानी छोटे 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 बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हमें उनका गिनती थोड़ी ना करना है। कहीं पे आपको इधर में 572 मिल गए, कहीं कहीं पे आपको 200 मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको 204 मिलेंगे, तो इस आपका नंबर नहीं पूछा जाएगा। जो चीज ऐसी विवादित होती है उसको ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो किसी किसी किताब में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ 204 मिलेगा, 205 मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा, 300 मिलेगा। अब इधर पे आपको 572 मिल गया, कोई नहीं, नंबर हमें इसका याद नहीं करना है, इसका नंबर याद मत करना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये द्वीप 6 उत्तर से 14 उत्तर और 92 पूर्व से अब मतलब 94 पूर्व के बीच स्थित है। इसको भी समझिए क्या है कि उत्तर पश्चिम पूर्व क्या लिख दिया, तो ये किसकी बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहा है, अक्षांश और देशांतर की बात कर रहा है। अगर आप बात करेंगे अक्षांश की, तो अक्षांश क्या है, अक्षांश आपकी समांतर रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य जो आपकी बीच वाली रेखा होती है इक्वेटर, उसके समांतर रेखा खींची होती हैं, जिसको हम अक्षांश कहते हैं, बराबर दूरी पे होती हैं लगभग। तो देखिए मैं पृथ्वी रही हमारी पृथ्वी 0 डिग्री खींच दिया, 23.5 ऊपर, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 23.5 नीचे, तो ये खींचा हमने, तो ये खींच दिया हमने पृथ्वी, ये रहा हमारे 0 डिग्री। ठीक है, अब इसका उत्तरी भाग को, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या करेंगे साउथ। तो हमारा इंडिया कहाँ स्थित है, नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये जो द्वीप है वही चीज बता रखा है कि अगर इधर में हम एक अंश खींचेंगे तो फर्स्ट आपका नॉर्थ आ जाएगा, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। तो अगर इस प्रकार से अगर हम खींचते हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया आपका कुछ इधर स्थित है, तो वही बता रखा है कि इसके द्वीप समूह। तो देखिए जो बंगाल की खाड़ी में आपको कौन से मिलेंगे, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की जो आपका उत्तर 6 उत्तर से 14 उत्तर तक बताया गया है, अक्षांशीय विस्तार है, कितना अक्षांशीय विस्तार है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इसका देशांतर विस्तार, क्योंकि देखिए देशांतर आपके कुछ इस प्रकार से बटे हुए हैं, देशांतर में आपको पूरा पश्चिम से बांट दिया जाता है, पूरा पश्चिम का पूरा पृथ्वी इस प्रकार से आपका। ठीक है, ये आपकी समांतर नहीं होती है, ये पोल पे जाके सारी एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो अगर इसका बात करें तो ये 92 पूर्व से लेकर 94 पूर्व के बीच स्थित है। ठीक है, इनकी स्थिति बता दी। अब बात करेंगे रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप, यहाँ के 2 मुख्य द्वीप हैं। किसकी बात कर रहा है, रीची और लबरिंथ कहाँ के हैं, अंडमान और निकोबार के। पूछता है कि रीची द्वीप है किस द्वीप का हिस्सा है, तो हमें पता है कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। लबरिंथ और आपका लबरिंथ और रीची नाम याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, कौन कौन से हैं आपके, एक तो अंडमान में बांट गया, उत्तर के भाग को हम अंडमान कहते हैं, जैसे देखिए ये रहा बन गए। ठीक है, बन चुके हैं आपके द्वीप। अगर उत्तर की बात करें यानी ऊपर का साइड के द्वीप, अगर आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उत्तर दक्षिण में डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट,
तो अगर ऊपर के पार्ट की बात करें इसको हम उत्तर मानेंगे, नीचे की बात करें हम इसको दक्षिण मान लेंगे। अब उत्तर के पार्ट को हम अंडमान मान लेंगे, नीचे के पार्ट को हम निकोबार मान लेंगे। अब मानना क्या है, तो नाम ही है, हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कंफर्म है। ऊपर वाले आपके उत्तर हैं, वो सॉरी उत्तर वाले आपके अंडमान हैं और दक्षिण वाले निकोबार हैं। अब आगे देखिए, ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। तो अब आप एक बात बताइए, हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था, उसका हमने पूर्वांचल विस्तार जब किया था इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में, तो उसी के हिस्से पर्वत में निकले हुए हैं, ठीक है, उसी के हिस्से आगे चल के अंडमान निकोबार बन चुके हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये आप माने तो एक प्रकार से हिमालय का ही हिस्सा है। अगर आपसे पूछे कि जो अंडमान निकोबार है कैसे बने हो, किस चीज के हिस्से, तो पर्वत के ही हिस्से हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार आपके पर्वत के ही हिस्से हैं, लेकिन ये कैसे जलमग्न यानी जल में डूबे हुए, थोड़ी बहुत ऊपर चोटी निकली हुई है। तो उसको हम देखते हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। ज्वालामुखी फटते हैं तो आपके द्वीप बन जाते हैं। ज्वालामुखी फटेगा, लावा बाहर आएगा, जम जाएगा, क्या बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अब वो बन जाएगा पर्वत की तरह। इस प्रकार से लावा निकला, फटा, इस प्रकार से बनता गया। तो किस प्रकार से बन गया कैसे, इस प्रकार से आपका बन गया, ठीक है। और ये बनेगा, ये मान लीजिए इतना ऊपर का भाग पानी से ऊपर निकल आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को तो हम द्वीप कह देंगे। तो वही चीज है, किसकी जो द्वीप बने हैं, किस प्रकार से बने हैं, तो ये आपके सारे द्वीप कैसे हैं, तो द्वीप आपके जो है पर्वत की श्रृंखला ही है। और अगर हम माने तो ये पूर्वांचल के ही भाग हैं, और पूर्वांचल किसका भाग है, तो वो हिमालय का भाग है। आगे देखिए क्या है, छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। बेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बेरन आइलैंड नहीं आपका, बल्कि बेरन आपका द्वीप समूह, सॉरी बेरन आपका ज्वालामुखी है। बेरन बेर होता है ना आपका, मतलब लड़ाई झगड़ा होती है, इस बेर हो गया, तो वही चीज है, इसकी बिल्कुल लड़ाई भिड़ाई हो। कहाँ पे स्थित है आपकी, ये मतलब बेरन ज्वालामुखी, इसकी लड़ाई भिड़ाई। अब ज्वालामुखी पे कोई जाके रहने तो लगेगा नहीं कि नहीं भाई दोस्ती कर लो, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बेरन ज्वालामुखी आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे है आपका, निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, सक्रिय का मतलब नहीं कि आज ही फट के निकल आया, बहुत साल पहले फटा था, ठीक है। मुझे सन याद नहीं, लेकिन इसको बहुत साल हो गए फटे हुए। अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल में शांत है, लेकिन हम इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको सक्रिय, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जीवांत यानी बिल्कुल जीने वाला, एकदम जिंदा है, ठीक है, और सक्रिय यानी एकदम फटने वाला। तो ये कौन सा है, बेरन है। कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा। अगर उसको भी बात कर लें आप तो अंडमान में नहीं मिलके बल्कि निकोबार में मिलेगा, याद रखिएगा। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों गोलास मौसम में असंगठित है, ठीक है, यानी टूट जाएंगे। आगे देखिए, इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत श्रेणी जो है आपकी सैडल पीक है। याद रखिएगा, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कौन सी, सैडल। अंडमान, ठीक है, निकोबार नहीं बल्कि अंडमान, पूरे की बात करें तो पूरे अंडमान निकोबार को मिला के अगर बात करें तो सैडल पीक। लेकिन अगर अकेली आपसे अंडमान की पूछ दे तो सैडल, ठीक है, जिसका आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये अंडमान निकोबार भी आपके किस प्रकार से बांटे गए हैं, सबसे देखिए एक मिनट के लिए इधर पे किस प्रकार से, ऊपर मिलेगा आपको उत्तरी अंडमान, फिर मिलेगा आपको मध्य अंडमान, फिर मिलेगा आपको दक्षिणी अंडमान, ठीक है, फिर मिलेगा आपको छोटा अंडमान। इस प्रकार से आपके डिवाइड हुए हैं। फिर मिल जाएगा आपको कार निकोबार, फिर इधर पर मिलेगा आपको मध्य निकोबार, फिर लास्ट में नीचे बड़ा सा मिलेगा महान निकोबार। तो इस प्रकार से आपको ये मिलते हैं, ठीक है। और मैंने आपके जितने बनाए हैं, ये आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है, और फिर मिलेगा आपको छोटा अंडमान, ठीक है। तो ये अंडमान आपके हो गए। फिर मिलेंगे आपको निकोबार। अब अंडमान और निकोबार जैसे ही आपके अलग होते हैं, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग हो जाते हैं। एग्जाम पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को। या फिर ऐसा भी एग्जाम में पूछता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, ठीक है। तो चैनल कौन सा अलग करता है, तो 10 डिग्री, कौन सा, 10 डिग्री चैनल इसको अलग कर देता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो वही चीज बता रखी है कि सैडल पीक आपकी किसकी ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक आपकी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको मिलेगी कहां पे, तो मिलती है हमें उत्तरी अंडमान में। कहां पे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, उत्तरी अंडमान यानी सबसे ऊपर ही हमें मिल जाती है। तो ये मिल जाती है हमें उत्तरी अंडमान में। अगर हम बात करें निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो वो थी आपकी माउंट थूलियर। इसको देखिए, माउंट थूलियर, ये कहाँ मिलती है हमें, तो महान निकोबार। इसको ग्रेट निकोबार को महान निकोबार कहते हैं। इसको देखिए 642 मीटर है इसकी ऊंचाई।
और आपकी किसकी थी, सैडल पीक की। तो ये दोनों इंपोर्टेंट हैं आपके, ठीक है। अगर आप अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल पीक है। अगर आप निकोबार की बात करें तो वो आपकी माउंट थूलियर है और मिलेगी कहाँ पे, तो आपकी महान या ग्रेट निकोबार में। महान को ही हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो दोनों आपको जरूरी है याद करना, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे तो देखिए माउंट डियोबोली, तो डियोबोली आपको कहाँ मिलेगी, तो मध्य अंडमान में, मिडिल अंडमान में मिलेगी, ठीक है। और माउंट कोयोब, ठीक है, तो कहाँ मिलेगी, दक्षिणी अंडमान में मिलेगी। और माउंट थूलियर कहाँ मिलेगी, तो 642 है और निकोबार में मिलेगी, कौन से, ग्रेट निकोबार में। तो सैडल और थूलियर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है आपका, पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रबाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। तो अब देखिए प्रबाल निक्षेप है, ठीक है, ये जो आपके हैं पश्चिमी तट के साथ साथ बता रखा है कि यहाँ पे हमें लक्षद्वीप मिलेगा इस साइड, पश्चिम की साइड, यानी अभी अभी हमने इधर पे अंडमान निकोबार बना दिए, सैडल पीक और थूलियर वगैरह सब देख लिया। लेकिन अगर आप इस साइड की बात करें तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ये तो हमारे पहाड़ के हिस्से से हमने बोल दिया कि भाई पर्वत निकले हुए हैं पानी में से, ठीक है। लेकिन अब हम लक्षद्वीप को भी पर्वत बोल दें, कौन से पर्वत बोल दें, कोई पर्वत नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रबाल भित्तियां हैं, यानी ये प्रबाल के बने हुए हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भारत में है, जो भारत के द्वीप समूह है, कौन से प्रबाल भित्तियों के बने हुए हैं, तो वो आपके लक्षद्वीप हैं, ठीक है, लक्षद्वीप याद रखिएगा। खूबसूरत पुलिन है, यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है, यानी यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है आपकी, और भूमध्य रेखा की वनस्पति उगती है। क्यों नहीं उगेगी, अब आप दिमाग लगाइए कि क्या है आपका, कि जैसे हम इंडिया आपका इस प्रकार से स्थित है आपका 0, और यहाँ पे आपका कुछ इंडिया क्या करता है, इधर पे कुछ आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहीं पे कहीं आपके लक्षद्वीप है, यानी लक्षद्वीप आपके और थोड़ी नीचे स्थिति है इसकी। तो ये इसकी जो क्या होती है कि 23.5 आपकी नॉर्थ और 23.5 आपकी ऊपर, 23.5 ऊपर नॉर्थ और 23.5 नीचे साउथ, जब हम ये वाला हमें बीच वाला भाग मिलता है तो उसको हम भूमध्य क्षेत्रीय ही बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय बोलते हैं। तो उसकी जो वनस्पति है भूमध्य रेखा में आ जाएगी, क्योंकि इसी प्रकार तो है 6-7 के बीच, 6-7 के आसपास ही तो इसकी स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है, और तो इसकी वनस्पति कैसी, आपकी वनस्पति भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति हो जाएगी। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। तो मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय आपके स्थित हैं। तो देखिए लक्षद्वीप आपके मिलेंगे ऊपर आपको, और फिर मिलेगा आपको जस्ट नीचे मिनिकॉय, और फिर मिलता है नीचे आपको मालदीव। इसको हम मैप से देखेंगे थोड़ी देर में। इधर पे आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, लक्षद्वीप समूह मिलेंगे, फिर आपको इधर पे मिनिकॉय मिलेगा, फिर मिलेगा आपको इधर पे मालदीव। मालदीव आपका क्या है, मालदीव जो है समुद्र सीमा सैर करने वाला देश है। मालदीव और श्रीलंका दोनों देश नाम याद रखिएगा। तो ये रहे आपके लक्षद्वीप, ये बीच वाला सिस्टम हो गया, ये रहा आपका मिनिकॉय, ये बीच वाला सिस्टम हो गया, ये रहा आपका क्या, ये रहा मालदीव। तो जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय का जो चैनल अलग कर देता है वो है आपका 9 डिग्री चैनल, और फिर क्या होता है, मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग कर देता है वो आपका 8 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार में कौन सा 10, 8, 9, 10, तीनों याद रखिएगा, तीनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब इसको 9 डिग्री से अलग करता है, जब ये 9 डिग्री से अलग करता है तो लक्षद्वीप के आसपास आपकी 10 डिग्री से इसका स्टार्ट हुआ होगा, 10 डिग्री से आसपास इसकी होगी स्थिति। और हम तो क्या मानते हैं, भूमध्य क्षेत्रीय रेखा, भूमध्य क्षेत्रीय हम किसको मानते हैं, भूमध्य रेखीय प्रकार हम वनस्पति अगर देखते हैं तो 23.5 ऊपर 23.5 नीचे का बीच का क्षेत्र मानते हैं, तो आराम से ये क्षेत्र आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये द्वीप आपका 80 उत्तर से, 12 उत्तर और 71 पूर्व से, 80 उत्तर से आपका, ये कुछ आपका इसमें गलत है, 80 उत्तर से कहाँ से आ जाएगा इसमें, मतलब ठीक है, इसको हटाइए, इसको आप लोग मत करना। आगे देखिए ये केरल तट से कितना है, अगर आप केरल तट से इसकी बात करते हैं तो 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कितना, इसकी लगभग दूरी कितनी है, केरल से समुद्र, केरल से लक्षद्वीप के बीच की दूरी 280 से आपको 480 के बीच मिल जाएगी। पूरा द्वीप समूह प्रबाल निक्षेप है, ठीक है, प्रबाल भित्तियों का बना हुआ है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। यहाँ 36 द्वीप हैं, कितने हैं, 36। तो इसके भाई कन्फर्म है कि इधर पर 36 द्वीप हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लक्षद्वीप में आपको 36 ही मिलेंगे। और इनमें से 11 पर मानव का आवास है, मतलब यहाँ पे आराम से मानव रहते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका मिनिकॉय है, जिसका क्षेत्रफल आपका कितना है, 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह क्या है, पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उसको 11 डिग्री चैनल से 2 भागों में बांट दिया जाता है। और क्या है, उत्तर में अमीनो द्वीप मिल जाता है हमें, अगर हम उत्तर की बात करें तो हमें अमीनी द्वीप मिलेगा, ठीक है।
और दक्षिण में इसका कानानोर द्वीप मिल जाएगा। तो दक्षिण उत्तर के द्वीप दोनों याद रखिएगा। दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो कानानोर, और अगर हम उत्तर में देखते हैं तो अमीनो। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से पुलिन बने हुए हैं, यहाँ पे हल्के फुल्के तूफान आते रहते हैं, जिस पर आबद्ध गुटकाएं, शिलिंग, गोलास्मिकाएं और गोलास्म पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें तो मिलेंगी, जमेगा ही, अब समुद्र के किनारे है तो ठीक है, गुट्टियां फुट्टियां तो मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। और अगर आप इसमें चीज देखते हैं तो और आपका क्या है, तो इसमें आपका जो है, अब हम इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो ये आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन जो हैं इसको थोड़ा देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, और मैंने आपको जो तट बताए, वो मैंने आपको पूरब तट नहीं बताए शायद। तो देखिए पूरब जो, एक मिनट, इसको क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले जल्दी से इसको देखिए। इसके मैप जो है आपका फर्स्ट सेकंड उसमें पेज पे दिया हुआ है, उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको बहुत इंपोर्टेंट चीजें दी हुई हैं। तो ये रहा आपका, देखिए इधर पे देखिए, ये रहा आपका काठियावाड़, ठीक है। ये रहा आपकी गिर श्रेणी, इधर पे है, 1 मिनट के लिए, इधर पे देखिए गिर, और इधर पे काठियावाड़ प्रायद्वीप। मैंने आपको बताया जो 3 जगह से जल का स्थल घिरा हो उसको हम काठियावाड़ कहते हैं। इधर पे देखिए, इधर पे आपको कच्छ की खाड़ी मिल रही है, इधर पे आपको खंबात की खाड़ी, इधर पे अरब सागर। तो ये काठियावाड़ तट आपका क्या हुआ, 3 तरफ से गिर गया, तो ये आपका क्या बनेगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप। यानी हमारे भारत में 2 प्रायद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक मत कह देना कि ये भी कुल्फी वाला क्षेत्र, कुल्फी वाला नहीं है, इधर पे आपका काठियावाड़ भी है, ठीक है। काठियावाड़ भी आपको मिलेगा, 2 प्रायद्वीप मिलेंगे आपको। तो देखिए इधर पे कि एक तो मिल गया हमें, इधर पे क्या है, हमने देखा था इधर कच्छ से रन से लेके दमनदीप तक हमें क्या मिलता है, काठियावाड़ का तट मिलता है, ठीक है। इधर से फिर आपका कोंकण तट, कोंकण है आपका, इधर से लेके हम कोंकण तट आपका स्टार्ट होता है, तो वो आपका न्यू मंगलोर तक मिलेगा। फिर इधर से आपका कुछ क्या है, इधर से आपका मैंगलोर तट आपको इधर तक मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था काठी की माला बड़ी सी बनाएंगे तो नीचे तक जाएंगे, और किसने पहनी, तो इस प्रकार से पूरे घूम जाएंगे। काठी की माला किसने पहनी, किसने नहीं, कौन ने पहनी, तो कोंकण तट आ जाएगा, ठीक है। इधर पे आपको उत्तरी सरकार का तट मिलता है, और नीचे आपको कोरोमंडल का तट मिलता है। ये तो मैंने आपको याद करवा दिए, काठी की माला कौन ने पहनी। इसके बाद क्या होगा आपका, उत्तर साइड है तो उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तर साइड है तो उत्तरी सरकार, और नीचे की साइड बचा तो आपका कोरोमंडल, ठीक है। तो दोनों याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या है, इधर पे आपको देखिए, इधर पे महानदी जो आपकी चिल्का झील इधर पे मिलती है। चिल्का झील आपको कहाँ पे मिलती है, तो चिल्का झील आपको उड़ीसा में मिलती है, और उड़ीसा में ही आपको देखिए इधर पे 1500 महेंद्रगिरी की चोटी मिल जाती है। महेंद्रगिरी की चोटी आपकी पूर्वी घाट की सबसे बड़ी थी, ठीक है। और क्या मिलता है आपको, तो अन्नामलाई, मुडुमलाई, और ये सब आपको पहाड़ियां मिल चुकी है। इधर पे कार्डमम, ठीक है, रही आपकी कार्डमम। इधर पे आपको ये रहा आपका नीलगिरी की पहाड़ियां क्या है, ऐसा लगता है जैसे पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को बिल्कुल से मिला रही हूं, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन थी, डोडा बेटा थी। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो देखिए आपको मिजो, नांगा, पटकाई, तो ये सब आपको मिल रही हैं। और ये हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए किस प्रकार से इधर से क्या होती है, मानसरोवर, कैलाश, तिब्बत के आसपास से सांगापो नाम से इधर तक आती है। लेकिन जैसे ही इंडिया में प्रवेश करते हैं, अरुणाचल वाले कहते हैं हम नहीं घुसने देंगे, हम तो इसका नाम चेंज करेंगे, नामकरण करेंगे। कर दिया नामकरण हुआ तो क्या रख दिया, इंडिया जैसा रख लिया, क्या रख लिया, ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया। अब ब्रह्मपुत्र के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश बोला नहीं, आप लोगों ने किया ना इसका नाम चेंज, हम भी इसका नामकरण करेंगे। बिल्कुल बोला कर लो। तो अब जब इसने मुहूर्त निकाल के इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने, तो क्या रख दिया पता है आपको, इसका नाम रख दिया जमुना। अब कंफ्यूजन, जमुना या यमुना, तो जमुना याद रखना है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है इसके, ठीक है। चाइना का नाम अलग, बांग्लादेश का नाम अलग, इंडिया का नाम अलग, ठीक है। इसके 3 नाम हो गए। अब इसमें क्या है कि इसमें एक आपको द्वीप भी मिलेगा सब में। कौन सा द्वीप मिलेगा, माजुली द्वीप, जो कि आपका सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। सेकंड वाला कहाँ मिलेगा, तो वो आपको अमेजन में मिलेगा। वैसे भी आपकी अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसमें मतलब सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली, लंबी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ी, यानी सबसे ज्यादा पानी आपको मिलेगा अमेजन नदी में। और सबसे लंबी कहाँ मिलेगी, तो ये अमेजन नदी आपको मिलती कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। और इसका देश सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है, तो ब्राजील में फैली हुई है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे नील नदी की, तो नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। कहाँ मिलेगी, मिस्र में मिल जाएगी, अफ्रीका में मिल जाएगी, ठीक है। मिस्र को हम लोग क्या कहते हैं, इजिप्ट भी कह देते हैं इंग्लिश में, इंडिया और भारत कह देते हैं, इसी प्रकार उसको मिस्र को भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, मिस्र और इजिप्ट कह देते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 देश हैं, ठीक है, 2 नहीं है, उसका नाम अलग है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। किसी भी चीज का हम 2-2, 4-4 नाम रख लेते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद जो आपकी बात है इधर पे, और आपकी क्या है इधर पे, तो ये देखिए इधर
इधर पर महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ। और महाभारत, आपको महाभारत की पहाड़ियाँ भी मिली थी, हमें महादेव की भी मिली थी, महाभारत की भी मिली थी, तो नाम अलग अलग याद रखिएगा। महादेव की आपकी सतपुड़ा में आती हैं, ठीक है, और महादेव की सतपुड़ा में आती हैं। और आपको क्या मिलती हैं, तो महादेव के बाद जो आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, अगर आप बात करें आपको इधर साइड अगर आप जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, अगर आप बात करेंगे हिमालय की, तो हिमालय में मिलेंगी हमें कौन सी, महाभारत, ठीक है, हिमालय में मिलेंगी हमें महाभारत की पहाड़ियाँ। और कौन से हिमालय के हिस्सा में आती हैं, तो वो आती हैं आपके मध्य हिमालय के हिस्सा में महाभारत की पहाड़ियाँ, ठीक है। एक और आपकी पहाड़ियाँ थी, अगर आपको याद हो तो एक और पहाड़ियाँ थी आपकी, वो आपको मिलती थी कहाँ पे, तो वो मिलती थी हमें इधर पे, ठीक है, महादेव की हो गई, इधर पे आपकी महाभारत की हो गई, यहाँ पे आपकी महादेव की हो गई। और यहाँ पे आपको कहाँ पे आपकी मेघालय में भी आपको एक पहाड़ियाँ मिलती थी, ठीक है, इधर पर मिलती थी आपको राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि आपकी मेघालय में नहीं थी बल्कि आपकी झारखंड में थी, ठीक है, याद रखना, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में मिलेंगी। महाभारत की पहाड़ियाँ आपको, ठीक है, महाभारत रेंज कहाँ मिलेगी, तो महाभारत रेंज मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था, कहाँ मिलेगी, मध्य हिमालय में मिलेगी, यानी मध्य हिमालय का हिस्सा है, तो इधर पे आपको महाभारत मिल जाएगी, यहाँ पे आपको महादेव, तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों याद रखेगा। ये आपकी राजमहल की है, कहाँ मिलेंगी, झारखंड में। हमारी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, राजमहल महादेव इधर पर मिलती है आपकी महाभारत की मैंने आपको बताई थी, महाभारत आपकी मध्य हिमालय में मिलती है, उसकी मैंने 5 रेंज बताई थी आपको, ठीक है, मध्य हिमालय की कौन कौन सी थी, हिमालय, एक सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रेंज मध्य हिमालय में नहीं आती है, तो मैंने आपको बताया था, एक तो नांग तिब्बा आता है, ठीक है, नांग तिब्बा के बाद आपको मिलेगा इसमें धौलाधार के बाद मैंने आपको बताया था पीर पंजाल के बाद महाभारत, फिर मिलेगी मसूरी रेंज। इसकी बड़ी अच्छी मैंने ट्रिक भी बताई थी, नांग तिब्बा है यानी नांग है, लड़ाई करेगा, धो देगा, सबको पंचर कर देगा, महाभारत मचा देगा, ठीक है, और फिर आराम से जाके कहाँ, मसूरी में जाके आराम से इसको क्या करना है, आराम करना है, यानी एकदम रिलैक्स, ठीक है। तो वही चीज है कि एक नांग है, वो लड़ाई करता है, नांग है या नांगे ने कुछ भी मान लीजिए, एकदम धो के दुनिया को धो के रख दिया है, एकदम बिल्कुल लड़ाई कर दिया अपने दुश्मन के साथ, तो धौलाधार हो गया, बिल्कुल पंचर कर दिया धो के, तो पीर पंजाल हो गई आपकी, और महाभारत मचा के रखी, लड़ाई होगी तो क्या है, महाभारत ही मचेगी, और फिर रिलैक्स करने आराम से नांगन कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी आपकी पीर पंजाल, वो जाएगी आपकी कहाँ पे जाएगी, तो आराम से आपकी रेंज में चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपका लास्ट हो गया, अब इधर में आपका कुछ भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन बचे, तो क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन आपके 4-5 है, मैं आपको मसूरी रेंज में नांगन पहुंच गई, अब आगे देखिए इधर पे, और आपके 2-4 क्वेश्चन बचे इसमें, और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। करेबा मुख्य भूमि कहाँ पाई जाती है, तो करेबा हमने पढ़ी थी, करेबा आपको मिल गई थी, कहाँ पे मिली थी, तो वो कश्मीर हिमालय में मिली थी, बिल्कुल ध्यान है, कहाँ से करेबा और कहाँ से कश्मीर, याद रखिएगा, कहाँ से करेबा कहाँ से कश्मीर, ठीक है। निम्नलिखित राज्य में से लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील आपको मणिपुर में मिलती है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे अंडमान निकोबार किस चैनल से अलग होता है, तो अंडमान निकोबार कहाँ से अलग होता है, तो भैया 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब बात करेंगे हम डोडा बेटा, तो डोडा बेटा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी पहाड़ी की, तो भाई नीलगिरी। अब आप याद रखिएगा, बताऊं मैं आपको किस प्रकार से याद रहेगा, इसमें है बेटा, ठीक है। अब बेटा का कोई नाम मलाई तो रखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रखेगा, ना तो कार्डमम रखेगा, इलायची फिलायची तो कोई लड़कों का नाम रखता नहीं है, ठीक है, ना तो नल्ला मलाई रखेगा, भाई नल्ला नाम क्यों रखेगा, कोई नील नाम रख सकता है, लोग बाग नील रख देते हैं नाम, तो इससे याद रखिएगा नीलगिरी, और डोडा बेटा यानी बेटे का नाम क्या रख दिया, नील रख दिया, ठीक है, बेटे का नाम नील रख दिया, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। चलिए आपका चैप्टर इधर पर समाप्त होता है, अब मिलेंगे हम कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।